बताई थी, यूनिट 3 का वो वाला है 3.18 शुद्धि प्रक्रिया इन योग एंड देयर रोल इन द प्रिवेंटिव एंड द क्यूरेटिव हेल्थ। तो हमने धोती जो पढ़ाई थी, तो धोती का जो प्रोसेस चला था, तो उन्होंने कहा था धोती घेरन संहिता के अनुसार 4 तरह की बताई थी। तो हम उसमें अंतर धोती बता रहे थे, तो अंतर धोती के भी 4 पार्ट थे, जिसमें हमने वात का मतलब बताया था। वात माने वायु, सार माने तत्व, और वायु तत्व के द्वारा जो शुद्धि करना होता है। ठीक है, फिर बताया था वारी, वारी आदि बताई थी कि मतलब आप गुनगुना पानी पीना है 2 ग्लास, फिर 5 आपको आसन करने हैं, फिर वॉशरूम जाना है। ये पूरा बता दिया था कि क्या पास में होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, नमक मिला के छान लेना चाहिए। ठीक है, फिर आके दोबारा से 2 ग्लास पानी पीना है, यही आसन को रिपीट करना है। तो यहाँ तक हो गया था कि जैसा डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के पे कितने शरीर में मतलब आंतों में जो है गंदगी है। तो किसी का 16 गिलास में पेट एकदम साफ हो जाता है, जो पानी पिया था वही साफ निकलने लगता है, किसी का 20 गिलास तक, यानी कि 16 से 20 गिलास बोला है, उससे ज्यादा मना किया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इसके बाद क्या होता है कि जब हम ये पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, 45 मिनट का आराम करना है। सॉरी, इसको करने के बाद क्या होता है, फिर उन्होंने कहा था कि कुंजल क्रिया भी करनी है। ठीक है ना, थोड़ा जो पानी पीना है और जो पेट में रह जाता है उसको बाहर निकाल देना है। और इसके बाद नेति क्रिया करनी है, जल नेति जिसे कहते हैं। जल नेति के बाद क्या करना है, हमें कपालभाति करना, ताकि हमारे पानी मस्तक के साइड में ना रह जाए। तो इनके द्वारा क्या होता है, जो हमने वारिसात धोती की थी, इसके साथ साथ जब हमने कुंजल भी करते हैं, ठीक है, जब आंतों की शुद्धि जाती है उसके साथ साथ ही हम जब कुंजल करते हैं, और हम ये क्या करते हैं, नेति करते हैं। नेति करने के बाद जब हम कपालभाति करते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है, क्या लाभ होता है कि जो शरीर के साथ साथ, जो आंतों की शुद्धि के साथ, शरीर की शुद्धि के साथ साथ हमारी मस्तिष्क की भी शुद्धि हो जाती है। तो ये इन्होंने बता रखा है। अब कहते हैं अब क्या करना चाहिए, इस सब अभ्यास के बाद उन्होंने कहा कम से कम 45 मिनट यानी 45 मिनट का विश्राम करना चाहिए। विश्राम में यानी कि आराम करना है, सोना नहीं है, आराम करना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति आराम करता है तो उसे लगता है कि हमें ठंड लग रही है, तो धूप में नहीं जाना है, कंबल ओढ़ लेना है। और कभी कभी लगता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, क्योंकि हम जब ज्यादा मतलब पानी जब हम गर्म पीते हैं तो उसके बाद भी हमारा बॉडी टेम्परेचर कभी कभी गर्म हो जाता है, तो इसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और जब अगर हमें ठंड लगने लगे तो धूप में नहीं जाना है, तो सिर्फ हमने क्या होता है कि हमें रजाई ओढ़ लेनी चाहिए, कंबल ओढ़ लेना चाहिए, ना कि धूप का सेवन करना चाहिए, धूप में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने बता रखा। अब कहते हैं ये सब क्रिया करने के बाद क्या होता है कि हमें भोजन कैसा लेना, तो उन्होंने कहा भोजन हमें पीली मूंग की खिचड़ी देनी है, चावल और पीली दाल की जो होती है खिचड़ी देनी है, हल्दी डलेगी थोड़ी बहुत, नमक नाक के बराबर हो, नहीं हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई लेता है तो बहुत ना के बराबर लेना है, और कोई मसाला नहीं लेना, और उसमें से घी पकना चाहिए। एक होता है, कई लोग तो दाल पकी हुई होती है ऊपर से घी डालते हैं, इसमें कहते हैं नहीं, जब आप खिचड़ी पकाते हैं ना, पानी डालते हैं तो घी भी उसी समय डालना, खूब चिकनी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि उसमें पानी के साथ खिचड़ी के साथ घी भी पक जाता है। तो जैसे मैंने बोला हल्दी डालनी है, लेकिन नमक ना का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है, अगर करते हैं तो बहुत बहुत कम मात्रा में। ठीक है, बाकी और कोई मसाले नहीं होंगे। और 45 मिनट के बाद व्यक्ति को, जिसने ये अभ्यास किया है, उस अभ्यासी को पेट भर के खिचड़ी खानी है। क्लियर। अब कहते हैं वैसे पानी नहीं पीना, अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो गुनगुना पानी 1-2 घूंट पीना है, ज्यादा नहीं। ठंडा पानी तो पीना ही नहीं है। ओके, अगर आपको खाते समय पानी की इनकेस जरूरत हो जाए, बहुत अगर लगे, तो 1-2 घूंट पानी पीना, वो भी गर्म पानी पीना, ठंडा नहीं पीना है। अब ये पूछा जाता है कि, और कहते हैं पेट भरता गले तक मतलब खिचड़ी अच्छे ढंग से खानी चाहिए। अब कहा जाता है कि खिचड़ी में घी क्यों डाला जाता है, क्यों पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी पीते पीते क्या होती है, जो हमारी आंतों में, जो हमारी उसमें जो एसोफेगस की होती है, जो चिकनापन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो जो ये घी होता है उसमें वो कवर का काम करता है। जैसे हमारी स्किन जो होती है एक तरह से कपड़े का काम करती है, जो हमारे लोअर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, तो उसी तरह हमारी आंतों में एक चिकनापन रहता है, जो हमारे ऑर्गन मतलब आंतों को, दीवारों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो खिचड़ी जो घी होता है उसको कवर अप कर लेता है। अब कहते हैं ये सब जब हो जाए तो कम से कम भोजन के उपरांत कम से कम 3 घंटे उन्होंने क्या कहा है, विश्राम करना है, फिर वही आराम करना है, घूमना फिरना कहीं नहीं है। ठीक है, आपको अगर आपको सोना भी नहीं है, आप आराम कर सकते हैं, बैठ के आराम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोना नहीं है, नींद नहीं लेनी है। तो ये चीज का, और कहा है कि जैसे कई लोग कहते हैं और खाना खाने के 3 घंटे तक तो पानी बिल्कुल नहीं पीना है, नहाने की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। तो ये इन्होंने बता रखा है। तो क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब कहते हैं कि इसके साथ साथ अब जब ये आता है
तो जब हम कहते हैं कि शंख प्रक्षालन, इसलिए जैसे मैंने पहले बताया था क्यों नाम बोला क्या है, शंख में जब आप देखते हैं जैसे आप हवा भरते हैं तो उसमें अगर पानी डालते हैं तो घूमता हुआ बाहर आता है, तो हमारी आंतें जो होती है 22 फुट लंबी होती है, तो मुख से जब पानी जाता है पेट से होता है, आंतों में पूरा घूमता हुआ साफ करता है, इसलिए इसको शंख प्रक्षालन का नाम दिया गया। अब कहते हैं कि इसको करने के बाद हमें क्या क्या थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए, उन्होंने कहा कम से कम 1 हफ्ते तक कुछ नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो व्यक्ति क्या होता है, बीमार पड़ता है। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते तक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, चाय, कॉफी, अचार, पापड़, ये जितने भी होते हैं जो स्मोक करते हैं, मतलब ये चीजें कुछ नहीं करना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, बाहर की कुछ चीजें नहीं खानी है, बिल्कुल कैसा खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है। तो इतनी बात समझ आ रही है, बहुत कम शब्दों में बताया। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे मक्खन हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये कुछ नहीं खाना, ठीक है, सात्विक खाना खाना है, ठीक है। और खिचड़ी खाना है, दाल चावल खाने हैं सिंपल से, और दाल चावल भी कौन से होती है, जैसे पीली मूंग हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से खाना है। और खिचड़ी खाइएगा, इतना है। और हल्का खाना खाना है, जैसे लौकी, तोरी हो गया, इस टाइप का खाना आप खा सकते हैं। अब कहते हैं कि 1 महीने तक और क्या करना है, 1 महीने तक उन्होंने कहा कि जितनी भी एलोपैथी की दवाई होती है वो नहीं इस्तेमाल करनी है। जो नशा होता है, जो मांस खाना है, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ऐसे जो संघ प्रक्षालन का जो संघ प्रक्षालन करता है, ठीक है, तो नशे से, मांस से और जो एलोपैथ की दवाई, इन सबसे दूर रहना चाहिए। और कहता है कि जो नॉनवेज खाता है तो उसको संघ प्रक्षालन जरूर करना चाहिए, उसके लिए बहुत फायदेमंद करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जब आंतों की गंदगी बाहर निकालता है तो हमारा जो होता है पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो ये इसका इन्होंने फायदा बता रखा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ू, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बता रखा, अब ये कब कब करना चाहिए, कहते हैं कि ये हमेशा पूरे साल में 2 बार करना चाहिए, एक तो बसंत ऋतु में, एक शरद ऋतु में। क्योंकि जो बसंत ऋतु होती है मार्च, और जैसे आज बसंत पंचमी है, लेकिन कहते हैं कि अभी तो इसके बाद जो मार्च का थोड़ा समय आएगा, उस समय ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडा होता है, टाइमली इन्होंने बता रखा है, तो उस समय करना चाहिए। और शरद में सितंबर लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में करना चाहिए, क्योंकि उस समय मौसम ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए सरलता से गंदगी बाहर निकलती है, जिससे शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक समझ आ रहा है? क्लियर? अब कहते हैं कि मतलब जैसे वही चीज है, रिपीट करने के लिए, किस किस को नहीं करना है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जिन्हें फिट्स पड़ते हैं, जिन्हें हार्निया की शिकायत होती है, ठीक है, जिनको अल्सर की शिकायत होती है, तो या जो जिनको जो पाइल्स होता है, ब्लड वाला पाइल्स होता है, यानी कि स्टूल पास करते हुए, इंटरनल जो पाइल्स होता है उसमें जब स्टूल पास करते हैं तो स्टूल के जो प्रेशर से क्या होता है, जो पाइल्स का जो घाव होता है, जो मुंह होता है खुल जाता है, जिससे ब्लड बाहर आने लगता है, जिसको हम कहते हैं खूनी बवासीर। तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं कब तक करना चाहिए, जब व्यक्ति 15 साल से स्टार्ट करके जब तक व्यक्ति मतलब स्वस्थ रहे, अगर 60 साल में उस पर कैपेबिलिटी है, कर सकता है बढ़िया, 70 साल में होते कई होते हैं 70 साल में बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं, तो वो तब तक कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई 50 साल का उसकी कैपेसिटी नहीं है करने की, तो उसे नहीं कराना चाहिए। तो 15 साल से स्टार्ट होके व्यक्ति तब तक कर सकता है जब तक वो अपने को स्वस्थ महसूस कर सके, अर्थात मतलब वो मोशन आराम से कर सके, उसको कमजोरी ना महसूस हो। तो इतनी बात समझ आ रही है? तो कहते हैं इसका फायदा ये होता है कि जब शरीर की गंदगी जब बाहर आती है तो शरीर जो होता है, कहते हैं ना कि देवता के समान जो व्यक्ति का शरीर हो जाता है। जब शरीर, क्यों बोला, क्योंकि देवता के शरीर में, चेहरे में एक ओज होता है, चमक होती है। तो जब शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है तो शरीर आपका, चेहरा आपका एकदम चमकने लगता है। तो इस टाइप से उन्होंने इसका बता रखा है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आगे चलूं अग्निसार में, जो अंतर्धोती का तीसरा पार्ट है। अग्निसार को बहिस्रार भी कहा जाता है, ठीक है, बहिस्रार भी कहा जाता है। और जो अग्निसार क्रिया 2 टाइप से होती है, बैठ के भी होती है, खड़े होकर भी होती है। अगर हमें बैठ के करी जाए तो हमें क्या ऐसे आसन में बैठना है, जैसे वज्रासन हो गया, सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया, जिसमें घुटने कहाँ लगे, जमीन में लगे, सुखासन में नहीं बैठना है। तो अगर बैठ के करना तो फिर मैं रिपीट करती हूँ, तो ऐसे आसन में बैठना है जिसमें घुटने जमीन में लगे। तो सबसे अच्छा था वज्रासन में कर सकते हैं या पद्मासन, सबसे इजी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब फिर इसमें क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में जैसे हम जीभ को निकालना है, और जीभ निकालते हुए हमें रेचक करना है पूरा, ताकि पूरी सांस बाहर निकल जाए। फिर उसके, ठीक है ना, जैसे करते हुए ताकि पूरी सांस बाहर निकाल। और जब हम वज्रासन में बैठेंगे या पद्मासन में बैठेंगे तो हमारा हाथ से घुटने के ऊपर होना चाहिए, कोहनी शुड बी स्ट्रेट। अगर आपको दिख रही है तो कोहनी शुड बी स्ट्रेट, ठीक है ना। तो इस टाइप से
होना चाहिए। तो जीभ को बाहर निकालते हुए ताकि जो पूरा लंग्स हमारा हवा से खाली हो जाए। उसके बाद इनहेल करना है और मुंह को चोंच बनाते हुए कर दिया, रेचक हो गया। अब इसी रेचक में यानी बहिर्कुंभक में, रेचक कर लिया तो बहिर्कुंभक हो गया, इसी बहिर्कुंभक में हम 10-15 बार पेट को आगे पीछे करते हैं। अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। तो बहिर्कुंभक में, ओके। उसके बाद रिलैक्स किया 1 मिनट 10-15 बार, जितनी आपकी श्वास प्रश्वास की जो कैपेसिटी होती है। हो सके तो योग में जब आप आगे आगे जाते हैं तो श्वास प्रश्वास की जो गति को कम कर देना चाहिए, यानी कि जहां पहले आप 15 से 17 बार या 20 बार लेते थे, योग के अभ्यास के द्वारा 12, 10 या 15 तक, मैक्सिमम 12, 10 तक, 10, 12 और 15 तक आने की कोशिश करी। तो ठीक है, जब हमने ये कर लिया, बहिर्कुंभक में हमने पेट आगे पीछे कर लिया, तो इसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, 1 मिनट का फिर हमने क्या करना है, फिर अपने श्वास प्रश्वास करी, फिर उसके बाद दोबारा से इस क्रिया को स्टार्ट किया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? देखिए, अगर बीच में मुझे थोड़ा तबियत खराब हो गया तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगी, मैं पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। प्लीज नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि अब हम कहते हैं कि अगर हम खड़े होके करेंगे तो जस्ट टाइप उत्कट आसन टाइप का होता है ना, हल्का सा। तो उत्कट आसन में बहुत ज्यादा नीचे नहीं बैठना है, और आधा, उन्होंने कहा कि आधे फुट का दोनों पैरों में गैप देना है, और कमर सीधी रखते हुए हल्का सा घुटना बेंड करना, हाथों का प्रेशर जैसे बैठे में घुटने में दिया था तो खड़े में देना है। सेम टेक्निक है, श्वास बाहर फेंका है जीभ से, फिर बाहर निकालते हुए, फिर इनहेल किया नासिका से, चोंच बनाते हो, बाहर फेंकना है, फिर उसी बहिर्कुंभक में मुंह बंद करते पेट को आगे पीछे करना है, ठीक है, 10-15 बार, ओके। तो अब आता है कि इसको मतलब कितनी टाइम करना है, कितनी टाइम, ये कहते हैं कि 3 बार से लेके 5 बार तक कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने एक बार बहिर्कुंभक में अग्नि पेट आगे पीछे किया, तो ये 3 बार से लेके 5 बार तक किसकी आवृत्ति हो सकती है, ड्यूरेशन हो सकती है। कब करना चाहिए, ये हमेशा खाने से पहले करना चाहिए, 1 घंटा पहले, आधे घंटा पहले, ठीक है। खाने के बाद कभी नहीं करना है। इतनी बात समझ आई? आगे चलो। तो अब कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि इसका, अगर मैं बात करूं तो इसका फायदा क्या होता है, तो इसका फायदा ये होता है कि जब हम अग्निसार, जो नाम ही बता रहा, अग्नि माने अग्नि, सार माने तत्व, अग्नि तत्व के द्वारा शरीर की शुद्धि करना है। अब जब हम अग्नि को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले शारीरिक लाभ क्या होता है कि जो हमारे होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं सिक्रेट होने, तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जैसे अग्नि हमने बताई थी ना, 13 अग्नि होती है, ठीक है, तो उसमें हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जब जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो आप जो भोजन करोगे वो सरलता से पच जाएगा। जो भोजन सरलता से पचेगा तो मलमूत्र सरलता से, मतलब मल का त्याग सरलता से होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, कब्ज, मतलब जो हमारा होता है पेट संबंधी रोग नहीं होंगे। जैसे कब्ज नहीं होगा, कब्ज के कारण इंडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब इंडाइजेशन होता है हेडेक भी होता है, पाइल्स होता है, ठीक है, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी होती है, हाई ब्लड प्रेशर भी इस पेट की खराबी के कारण होते हैं। कहते हैं 75% जो बीमारी होती है पेट के खराबी के कारण होते हैं। तो अर्थात जब ये क्रिया की जाती है तो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, पाचन अच्छा होता है, भूख अच्छी लगती है, और क्या होते हैं, जो पेट संबंधी रोग दूर होते हैं। क्लियर? इतनी बात यहाँ तक समझ आई? और साथ साथ कहते हैं जो अग्नि के बढ़ने से क्या होता है कि जो हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी जल के नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि एक ऐसी चीज है, सभी जो दोष होते हैं उसको जला के नष्ट कर लेती है, ठीक है। इस तरह से देखो, हम कई ऐसे आसन हमने सुना है, आपने पढ़ा भी होगा, करा भी होगा कि कुछ ऐसे आसन होते हैं जिसके द्वारा करने से शरीर की अग्नि बढ़ जाती है, जिसके के कारण अगर बाई चांस कोई हमने ऐसा भोजन खा लिया है जो शरीर में तकलीफ देता है, तो उस अग्नि से वो भोजन भी, वो जो दोष होते हैं वो भी जल के नष्ट हो जाते हैं, जिससे मयूर आश्रम कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है कि इसके फायदे ये चीज होते हैं। अब कहते हैं इसकी सावधानी है क्या, किसको नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं करना है, क्योंकि गर्मी बढ़ाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले को नहीं करना है, ठीक है। जिनको क्या होता है, वो है हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और पेट में अगर, कहते हैं ना, वही चीज है कि अगर, क्योंकि अगर पेट में अल्सर होगा तो भी दिक्कत करेगा। प्रेगनेंसी में कहा नहीं करना है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी है तो 6 महीने बाद अगर ये किया जाए तो पेट अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो आगे चले। अब कहते हैं कि इसके मतलब जैसे हम बताते हैं कि पूरे पेट की ये एक्टिवेट करता है मसल्स को, अंगों को ये मजबूत बनाता है। तो
जैसे अभी बताया था कि पेट संबंधी सारे रोग दूर होते हैं। अब कहते हैं कि इसका अगर हम बात करें कि मतलब मानसिक इफेक्ट क्या है, अग्निसार का मानसिक इफेक्ट क्या है, तो कहते हैं जो निराशा वाले होते हैं, जो बहुत डरपोक होते हैं, इंट्रोवर्ट जो होते हैं, कहते हैं अगर वो इस क्रिया को करे तो क्या कहते हैं, जैसे सूर्य भेदी का लाभ है। तो सेम वही है कि जो निराशा होते हैं, जो डिप्रेशन वाले होते हैं, ठीक है ना, जो अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, तो उसके लिए ये फायदेमंद होता है। ओके, तो मानसिक लाभ यही है, ठीक है। तो क्योंकि ये उनको उस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करता है। अब कहते हैं कि इसका चक्रों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्योंकि जो नाभि का संबंध है ये हमारे मणिपुर चक्र से, कहा जाता है कि एक बार शक्ति मणिपुर चक्र में आ जाए तो कभी अधोगामी नहीं होती, तो मणिपुर चक्र की जागृति के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। अगर कहते हैं ना कि आपकी शक्ति क्रियाओं के द्वारा जागृत भी हो जाती है, ये स्वादिष्ठान में भी आ जाती है, लेकिन क्या होता है फिर आप क्रिया नहीं करोगे तो वापस ये सो जाती है। लेकिन इसके द्वारा क्या होता है, मणिपुर चक्र क्या होता है, ये जब एक बार शक्ति मणिपुर चक्र में आ जाती है तो अधोगामी ना होती है, तो धीरे धीरे चक्रों को विदित करते हुए ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ तक समझ आया, आगे बढ़ू, क्लियर हो रहा है। अब आता है बहिस्रार। देखिए बहिस्रार को मैं फिर कहूंगी, ये सिर्फ समझना है, करना नहीं है ये, क्योंकि वो ही कर सकता है जिसका प्राणायाम सिद्ध हो, जो 1.5 घंटे तक हवा को प्राणायाम कर सके। ओके, तो ये सिर्फ विशेष और उच्च योगियों के लिए, क्लियर। अब इसमें सिर्फ वही चीज है, जैसे कि हमने वारी करा था ना, इसमें थोड़ा मिलता जुलता वारी का है और मिलता जुलता वारीसार का है। बहिष्कृत का मतलब बहिष्कृत कर लेना है, जैसे कहते हैं ना कि राधा मैडम क्लास नहीं पढ़ा रहे, हम राधा मैडम का बहिष्कृत कर रहे हैं इस क्लास को, यानी कि छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या होता है कि इसमें थोड़ा मिलता जुलता वातसार का है, थोड़ा मिलता जुलता वारी का है। इसमें भी सेम टेक्निक है, गहन संहिता के हिसाब से जो आपका 21वां श्लोक वो है, उसमें आता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जैसे आप पानी पीते हो ना, चोंच बनाते हुए हवा को पीना है, बैठते हुए पीना है, पी लिया। श्वास प्रश्वास तो अलग होती है, लेकिन हवा कहाँ जा रही है, पेट में जा रही है। उसके बाद जब आपको लगे कि पेट में अच्छे ढंग से हवा भर गई, आपको 4 आसन करने, इसमें उदराकर्षण नहीं होगा, समझ गए। जो आपका बहिष्कृत अंतर्ध होती है, इसमें उदराकर्षण नहीं होगा, क्लियर। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, त्रियक भुजंगासन और आपका कटी चक्रासन है, क्लियर, यही होगा। तो इसमें फिर मैं बोलूंगी ये उन लोगों के लिए, उन योगों के लिए है जिनका प्राणायाम सिद्ध हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक याम होता है 3 घंटे का, तो उन्होंने कहा जो आधा याम यानी कि 1.5 घंटे वायु को अपने शरीर में रोकने की क्षमता रखे, अदरवाइज क्या होगा, डकार के रूप में निकल जाएगी। तो ये करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारा वहां पे वारी में क्या था, पानी के साथ मल निकलता है, तो यहाँ हवा के द्वारा मल निकलता है, सूखा मल। ओके, तो फिर कहूंगी सावधानियां कि जिनका प्राणायाम सिद्ध हो चुका है उनको ये करना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं करना है। ओके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास लेता है, लेकिन इसमें क्या है, मैं फिर कहूंगी क्यों कहा है, क्योंकि इसमें आपको प्राणायाम सिद्ध होना चाहिए, कि आप 1.5 घंटा श्वास को रोक रखने की क्षमता आप में होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा है, ठीक है। ये चीज है, और सबसे बड़ी बात वही चीज है, फायदा उसका जैसे आपका वारीसार में था, जो मल था पानी के साथ बाहर निकलता है सरलता से, लेकिन यहाँ जो मल है सूखा निकलता है हवा के माध्यम से, अधोमार्ग से, क्लियर। इसको एक क्या कहा जाता है, इसको एक तरह से कहा जाता है महाधोती कहा जाता है। यहाँ तक मैंने कहा था, इसको सिर्फ समझने के लिए, इसको नहीं करना है, बाकी 3 जो शुरू किए वो आप कर सकते हैं। पानी देना, क्लियर। अब मैं दूसरी आती हूँ दंत धोती में। दंत धोती के भी 4 पार्ट है, लेकिन बोला तो इन्होंने 5 है, तो बेटा दंत धोती को उन्होंने 5 बोला क्योंकि उन्होंने कान अलग अलग मेंशन किया है। अदरवाइज क्या है आपका दंत मूल, जीवाशोधन, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। तो दंत धोती में सबसे पहले मैं आपको दंत मूल के बारे में बता रही हूँ। देखो, दंत का मतलब होता है दांत, मूल माने जड़। अगर कोई पेड़ कितना भी मजबूत है, मतलब मोटा है, अच्छा है, लंबा है, चौड़ा है, अगर उसकी जो मूल यानी कि जड़ कमजोर होगी तो एक समय बाद वो विशाल वृक्ष भी गिर जाएगा। तो इन्होंने कहा कि दंत का मतलब दांत, मूल माने जड़। हमारे दांत लंबे समय तक तभी चलेंगे जब उसकी जड़ें
मजबूत होगी। तो दांतों की जड़ किसमें कौन प्रोटेक्ट करता है? जैसे पेड़ की जड़ जो होती है मिट्टी में बंधी रहती है, तो मिट्टी उसको बांध के रखती है, तो यहाँ जो दांतों की जड़ों मसूड़ों के द्वारा, मसूड़े उसमें पकड़ के रखते हैं, ग्रिप बना के रखते हैं। जैसे कहते हैं ना ठंडा गर्म नहीं खाना चाहिए, क्यों कहते हैं? मसूड़े लूज हो जाते हैं। मसूड़ों के लूज होने से, जैसे सपोज ये दांत है, मसूड़े लूज हो जाएंगे गर्म ठंडे से, तो दांत भी हिलने लगेंगे। तो ये सबसे बढ़िया होता है दांतों को मजबूत रखने के लिए। लेकिन दांत मजबूत कैसे रहेंगे? कि जब दांतों की जो जड़ है, यानी कि जो मसूड़े है, वो स्ट्रांग रहेंगे, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी क्या होती है कि जो खादिर, जिसे कत्था कहते हैं, उसको ले लो, उसको भिगा दो, तो उसका जो रस होता है ना, बस इसमें क्या होता है कि नेल्स कटे हुए होने चाहिए। उस रस को धीरे धीरे मसूड़े में उंगलियों की मदद से, धीरे धीरे, जो इंडेक्स फिंगर है उसकी मदद से धीरे धीरे उस रस को अंदर बाहर हल्के हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए। दांतों की जो जड़, जिसे मसूड़े कहते हैं, क्लियर, मालिश करनी चाहिए। और आप जब देखेंगे, बैठ के करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, ताकि जो पानी, जो गंदगी है, वो बाहर टपकता रहे लार के रूप में। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है कि जो मसूड़े में जो जमा हुआ जो वो होता है, ब्लड होता है, वो धीरे धीरे, अब जब हम मालिश करते हैं तो क्या होता है, उसमें भी सर्कुलेशन होने लगने लगता है। तो जो मसूड़े होते हैं एकदम चमक जाते हैं, लाल हो जाते हैं। कई लोगों के क्या होता है, मसूड़े काले पड़ जाते हैं। क्यों? कई कारणों से। ठीक है, तो क्यों होते हैं? क्योंकि क्या उसमें क्या होता है कि ब्लड एकदम रुक जाता है। तो जब हम मालिश करते हैं हल्के हाथों से अंदर बाहर, तो मसूड़े में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, तो मसूड़े एकदम लाल हो जाते हैं, चमक जाते हैं। मसूड़े की जब मांसपेशियां मजबूत होती है, तो वो क्या करते हैं, दांतों की जड़ों को अच्छे ढंग से होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। तो जिससे क्या होता है, दांत मजबूत रहते हैं जीवन पर्यंत। ठीक है, तो कहते हैं, अब मैं कहूंगी कि कब करना चाहिए? कहते हैं कि हमेशा, प्रातः काल, सायकाल, हमेशा करना चाहिए। क्लियर? दूसरा उन्होंने कहा है कि देखो, दांत क्यों खराब होते हैं, कि अक्सर क्या होता है, जो मीठा, कहते हैं ना, बच्चा जो मीठा खाता है, तो क्यों कहा जाता है उसके दांत खराब होते हैं? क्योंकि वो कुल्ला नहीं करता। और मीठे में क्या होता है, जो उसका जो एसिड होता है, वो धीरे धीरे दांतों को सड़ाने लगता है। क्योंकि मीठे को डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, और कैल्शियम हमें बहुत पास में कहाँ है, हमारा दांत ही है। इसलिए कहते हैं जब भी कुछ भी चीज खाओ, देखो मैंने टेक्निक तो बता दी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रातः काल, सायकाल, हमेशा करना चाहिए, कम से कम 2 मिनट। नेल्स वगैरह कटे होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हल्के हाथ से करना, बहुत तेजी से नहीं करना है। अब कहते हैं कि इससे जब भी कुछ भी खाओ, तो उसके बाद अच्छे ढंग से कुल्ला करना चाहिए। क्यों होता है, जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या आता है, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो उसमें माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं। और अगर पानी जो हम पीते हैं, तो धीरे धीरे वो फूलने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, अगर मसूड़े की दांतों की जड़ों में रहेंगे, तो धीरे धीरे मसूड़े भी फूलने लगेंगे, जिससे वहां पे माइक्रोब्स डेवलप होने लगते हैं, जिससे पायरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। और साथ साथ क्या होता है, दांत भी कमजोर होने लगते हैं और ब्लड भी आने लगता है। तो क्लियर? तो इसलिए मैम हर, हाँ जी, मैम आप, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे कुछ लोग कुल्ले करने के लिए मना करते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुल्ला जैसे करते हैं तो वो पानी हमें बाहर निकाल देना चाहिए या अपने अंदर ही ले लेना चाहिए? बाहर निकालना चाहिए। कुल्ला क्यों करना चाहिए? ओके। देखिए, जो अगर आप देखते होंगे पुराने जो लोग होते हैं, अगर आपके परिवार में देखा होगा, वो कैसे बहुत तेजी से पानी भरते थे मुंह पे हम्म। करके, 5-6 बार पानी भर के कुल्ला करके ढंग से बाहर निकाल देते थे। उसके बाद पानी हम्म। भर के गार्गलिंग करते थे, करके करते थे कि नहीं करते थे, ताकि जो यहाँ बचा हुआ वो भी निकल जाए। उसके बाद वो भी थोड़ा, निकाल। हाँ, तो उसके बाद थोड़ा सा एक घुट पानी पीते थे, जो इसके नीचे वो थोड़े सा सिप लेते थे, बहुत ज्यादा नहीं लेते थे घुटने के लिए। तो 5-6 बार आपने जैसे पानी भरोगे ना, एक बार पानी भरा ढंग से, जैसे मशीन में घूमता है ना पानी, तो वैसे 5-6 बार, जब एक बार पानी लिया तो वैसे ही घुमाना है मशीन की तरह, मुंह पे पानी, उसको बाहर फेंकना है, दूसरी बार लेना, वैसे घुमाना, फेंकना है। तो क्योंकि प्रेशर के साथ आप जब करोगे, तो दांतों के बीच में, जो दांतों की नीचे की साइड जहाँ मसूड़े, वहां पे जो भी फूड पार्टिकल्स होगा, वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा पानी निकल के जाएगा। प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आपने फिर पानी लिया और गार्गलिंग करना, गरारे करने, ताकि यहाँ तक जो अटका हुआ है वो भी बाहर आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा उसको सिप करना है, ताकि जो इतना पानी है, वो जो भी फूड पार्टिकल्स है वो नीचे चले जाए। बहुत ज्यादा नहीं ओके लिया मैम। जाए। पुराने अगर बुजुर्ग लोग देखते होंगे, वो ऐसा ही तो करते थे, लेकिन आजकल नहीं करते। तो इसलिए देखते होंगे उनके दांत बड़े मजबूत रहते हैं, लेकिन आजकल नहीं करते। तो लिखा है, मेंशन है किताब में भी, पुस्तक में भी आपकी, कि हर बाइट के बाद, जो भी आप, हर बाइट का मतलब जो भी आप खाना खाते हैं, मील के बाद आपको जरूर कुल्ला करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपके दांत सड़ने लगेंगे। जो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों की जड़ों में रह जाएगा, वो क्या करेगा, सड़ता रहेगा।
तो माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, तभी तो मुंह से बदबू आती है, तो कहते हैं ब्लड आने लगता है। तो ये चीज है, ठीक है। अब कहते हैं ये तो बता दिया, अब कहते हैं कि सावधानी है क्या कि अगर बाई चांस कोई घाव है, छाला है, तो जब तक सही नहीं होता तब तक रब नहीं करना चाहिए। ओके, इतनी बात समझ आई? क्लियर? तो दंत मूल भी बता दिया। तो ये कहते हैं जितने मजबूत आपके मसूड़े होंगे उतने मजबूत ही आपके दांत होंगे, ठीक है। और क्यों कहा जाता है एकदम गर्म पानी और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप गर्म पानी, देखो कोई कहीं की मिट्टी अगर टाइट है, वहां पे तुम गर्म पानी डाल दो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, कहीं की मिट्टी बहुत हार्ड है, तुम गर्म पानी डालो और फिर ठंडा पानी डालो, गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो, तो क्या होता है, एक समय बाद मिट्टी क्या होगी, टूट जाएगी ना। तो उसी तरह से अगर आप गर्म पानी पे ठंडा पानी पे तो क्या होगा, जो मसूड़े गर्म पानी से लूज होंगे, ठंडे से टाइट, तो मसूड़े भी लूज होने से क्या होता है, जगह बनेगी तो दांत भी कमजोर होने लगता है। और उसी मसूड़े के जो जहाँ पे गैप आ रखा, अगर वहां पे फूड पार्टिकल्स रह जाए तो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, तो माइक्रोब्स डेवलप होंगे, तो पायरिया होगी, स्मेल आती है, ब्लड आने लगता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कुल्ला करना, एकदम ठंडा पानी, एकदम गर्म पानी वो नहीं करना। जब आप खाने की बात करते हो तो जो सिंपल पानी होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, आगे चलो, आगे चलो। अब आता जी है मैम। इसके, देखिए मैंने आपको बेनिफिट भी बताया कि क्या इसके बेनिफिट होते हैं, और इसका ये भी बता रहे। अगर देखिए तो अगर आपको वो ना मिले, कत्था ना मिले, तो आप जो पीली मिट्टी होती है ना, चिकनी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल पेस्ट की तरह, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कई जगह तो अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि आप जो वो होता है अनार के छिलकों को सुखा दो, उसका पाउडर बना दो, तो बिल्कुल महीन छन्नी होती है, छान लो, उसमें हल्का सा सरसों का तेल मिला के कर सको। तो ये होम रेमेडीज है, लेकिन जो यहाँ मेंशन है तो वहां पे खादी यानी कत्था पीली मिट्टी का इन्होंने ये चीज बता रखी। अब जीवन शोधन जो होती है, देखिए जीवन शोधन अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अगर ये खेचरी मुद्रा के लिए होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो जीवन कहते हैं ना, अगर आप देखो जब बीमार होते हैं तो आपके जो सेंस होते हैं, जो सेंसर होते हैं दिमाग के, वो एकदम एक्टिवेट नहीं होते। जब जुकाम होता है, बुखार होता है, तो जीभ के ऊपर गंदगी आ जाती है, तो आप देखते हैं ना, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, दिमाग एकदम शून्य रहता है। और अगर आप अचानक कुछ ऐसी चटपटी चीज खा लें, एकदम से दिमाग खुल जाता है। तो यदि जीवा का संबंध कहा जाता है आपके मस्तिष्क से होता है। तो अध्यात्म का बताया कि अध्यात्म में जीभ को लंबी इसलिए किया जाता है ताकि जीवा शोधन के द्वारा, ताकि आप खेचरी मुद्रा कर सके। अब इन्होंने कहा कि क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले जैसे कि ये अपनी जो उंगली होती है ना, हाँ, अपनी इंडेक्स फिंगर में अपनी जीभ को पकड़ा, और जैसे मक्खन होता है, ताजा मक्खन, ठीक है, तो उससे अपनी जीभ को एक जगह बैठते हुए आराम से जीभ की जड़ आगे से पीछे तक उसको साफ करते रहेंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे उस मक्खन से, जब आप हल्के हल्के हाथों से, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, फिर कहती हूँ षटक्रम की हर प्रक्रिया में नेल्स कटे हुए होने चाहिए, आगे पीछे करते हैं तो गंदगी एकदम से निकलती रहती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये तो जीवा शोधन है कि बहुत मुलायम हाथों से करना, एकदम तेज नहीं करना है। अब इन्होंने एक चीज बता रखी, तेज पत्ता होता है ना, एकदम तेज पत्ता, जब ये जो जीभ को आप पकड़, इसके बाद क्या कहता है, जो ये वाला पार्ट होता है इसकी भी मालिश की जाती है, और इसको ऐसे पकड़ते हुए जो तेज पत्ता होता है उसकी एजेस से जहाँ जीभ कनेक्ट करती है, हल्का हल्का सा कट मारा जाता है, लेकिन ब्लड नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे आज कट मारा, हल्का सा, ब्लड नहीं आना चाहिए। फिर 2 दिन बाद फिर आपने जीवा शोधन किया, फिर कट मारा, ब्लड नहीं आना चाहिए। तो यानी कि जो ये ज्वाइंट होता है ना, ये हटाया जाता है, ताकि जीभ किसकी तरह, अपने देखो गाय की जीभ कितनी लंबी होती है, काफी लंबी जीभ होती है ना, उसी तरह जीभ से ये जो ज्वाइंट होता है तो इसको हटाया जाता है, ताकि जीभ इतनी लंबी हो जाए, तब जब हम इसे पलटे तो ये जो नाक और गले का जो रास्ता वहां पे टच कर सके, खेचरी मुद्रा के लिए, ठीक है। अब खेचरी मुद्रा का क्या होता है, खेचरी मुद्रा क्या होता है, जो अमृत को अग्नि में, जो सोम रस जो होता है, ठीक है ना, चंद्रमंडल से जो सोम रस गिरता है वो अग्नि में क्षय होने से बचाता है। तो अध्यात्म तो यहाँ ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, स्पिरिचुअल। लेकिन अगर हम शारीरिक की बात करें तो ये क्या करता है कि जीभ के शोधन होने से क्या होता है, एक तो आपका मन, जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क जो होता है एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, और जो जीभ होता है और जो गले में जो गंदगी होती है, जो कफ होता है, सरलता से बाहर आता है। टेस्ट बट यानी कि जो टेस्ट होता है वो आपको पता लगने लग जाता है। तो जिससे मैंने अभी बताया था कि जब बीमार होते हैं आप देखते होंगे कि हमें वो पता ही नहीं चलता टेस्ट क्या है क्या नहीं, हमें सुनाई नहीं देता। तो लेकिन जैसे हम कुछ खट्टी चीज खाते हैं,
ठीक है ना। तो एकदम से देखते हैं कि क्योंकि खट्टी जो होती है इसमें एसिड होता है, एकदम जीभ के ऊपर गंदगी को दूर करता है, एकदम से हम कहते हैं ना अब हमारा दिमाग खुला है। तो इसलिए उन्होंने कहा इस शोधन क्रिया से क्या होता है, जीवा शोधन से क्या होता है, एक तो हमारी शुद्धि होती है, टेस्ट का पता चलता है, ठीक है, और सलाइवा अच्छे ढंग से बनने लगते हैं, और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इससे इन्होंने ये चीज बता रखा है, क्लियर। तो सावधानी क्या है, छाले हो तो नहीं करना है, नेल्स कटे होने चाहिए, मैं फिर कह रही हूँ, और बहुत ज्यादा उंगलियों को अंदर नहीं डालना है, जैसे आप कुंजल में बहुत अंदर जाते हैं इतना नहीं डालना, हल्का हल्का आगे पीछे करना है, ठीक है। ये चीज इतनी बात ध्यान आ रही है, यहाँ तक सही है, आगे चलूं। जी मैम। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो अब हाँ हम जी चल ना, अब आती है मैं कर्णरंध्र की बात। देखिए कहा जाता है कि हमारे कान जो होते हैं, अगर आप देखते हो लाउड स्पीकर की तरह होते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि कर्णरंध्र इन्होंने इसलिए वो अलग अलग मेंशन किया, कहते हैं कानों में कई लोग होते हैं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिलाई कुछ मतलब कुछ कोई लोग जो होता है तीली से साफ करते हैं, कोई पेन से साफ करते हैं, कोई किसी से साफ करता है, अलग अलग जो टेक्निक है, जो जो मटेरियल होता है व्यक्ति के पास वो करता है। कहते हैं लेकिन ये गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर गलती से भी आपकी ईयर ड्रम में लग जाए तो कान के पर्दे फट जाएंगे, तो सुनने में तकलीफ होगी। और कहते हैं हमारे कान में वैक्स होता है, देखिए ये वैक्स क्या करता है, कि बाई चांस कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई धूल रखकर आ रही है, तो उस वैक्स वो प्रोटेक्ट करता है ताकि वो कान के अंदर तक ना जाए, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा है कि जैसे सरसों का तेल गुनगुना करके आपने कान में डाला, अगर एक्सेस भी हो जाता है तो वो भी दिक्कत करता है। तो एक्सेस वैक्स के कारण क्या होता है कि जो रेज होती है वो हमारे जो वाइब्रेशन होती है ना, साउंड की जो रेज होती है, जो वाइब्रेशन होती है, वो हमारे एयर ड्रम को टच नहीं कर पाती। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे हमने तेल ढाला है गुनगुना, कॉटन से ढक दिया, तो अगले दिन हमने इन्होंने क्या बताया कि हमें क्या करना चाहिए, कि अपनी जो कौन सी उंगली को, उन्होंने कहा कि अपनी जो इस वाली उंगली को, तर्जनी कोई भी, चाहे आपकी तर्जनी जा रही है, चाहे आपकी ये वाली जा रही है, तो इस टाइप से घुमाना है अंदर और एकदम वैक्यूम देना, और जैसे आप बाहर निकालोगे तो आप देखेंगे जो एक्सेस वैक्स होता है ये आपकी उंगलियों में आने लगता है। जैसे आप देखते हो, पानी पीते हो, पेट आगे पीछे करते एकदम से वमन एकदम बाहर आ जाता है ना, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो उस तरह से जब आप इंडेक्स फिंगर को ऐसे डालेंगे, इंडेक्स फिंगर हो गया या मिडिल हो गया, रिंग फिंगर, जैसे भी आपको जो इजीली जाए, तो उसको हल्का सा वैक्यूम देना, अंदर घुमाना, एकदम से प्रेशर से लेके आते हैं, तो जो एक्सेस वैक्स होता है वो बाहर आने लगता है। तो ये उन्होंने कहा कर्णरंध्र के लिए ये प्रक्रिया करनी चाहिए। अब कहते हैं इसका 2 बार करिए, 3 बार करिए, ठीक है, और हफ्ते में 2 बार जरूर करना। तो जो उच्च अभ्यास है उसे डेली करना चाहिए, प्रातः काल सायकाल, ठीक है। अब इन्होंने कहा इससे क्या होता है कि एक तो आपके जो कान के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, जो एक्सेस वैक्स होता है वो निकल जाता है। तो ये चीज उन्होंने इसके बता रखा है, ओके। अब कहते हैं कि इसका फायदा क्या होता है। सबसे बड़ी बात है, कान में जो जब सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा, एक्सेस जो वैक्स होगा वो निकलेगा, जो डस्ट होता है वो निकलेगा। तो जो क्या होता है, जो मैल जो वैक्स के ऊपर जम जाते, गंदगी जब वो निकलती है तो आपको सुनाई देने लगता है। तो ये तो शारीरिक लाभ है। आध्यात्मिक लाभ में इन्होंने कहा ये नाद योग के लिए उत्तम होता है, जो कर्णरंध्र की जो प्रक्रिया के द्वारा नाद योग सिद्ध किया जा सकता है। तो ठीक है मैम, ये रंध का मतलब क्या होता है? रंध्र का मतलब है छेद, ओके। छेद, ठीक है ना, इतनी बात समझ आती। अब आता है कपाल रंध्र, कपाल ये वाला। अब देखिए अक्सर देखते होंगे हमें जब छोटा बच्चा होता है ना, बस मैं आज ये टॉपिक करके कंप्लीट करूंगी, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट उसमें आप देखते हैं, जो बच्चा होता है उसके 6-7 महीने तक आपका देखते होंगे बच्चे का जो कपाल होता है धप 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 करता है, और कहते हैं यहाँ पे बच्चे कहते हैं ना, कोई चीज एकदम से हाथ मत लगाओ, कुछ मत कराओ क्योंकि कमजोर है। आप कहते हैं कि योगी इसी जगह से अपने प्राण का त्याग करते हैं अपनी स्वेच्छा से, ठीक है ना, कपाल। अब कहते हैं कि और बच्चे के यहाँ पे क्या डाला जाता है, घी डाला जाता है, तेल डाला जाता है, शांत किया जाता है, ठीक है ना। उस तरह से जब बच्चे के कहते हैं दांत आते हैं तो कहते हैं ना यहाँ तेल डालिए, खूब डालिए ताकि शीतलता बनी रहे। क्योंकि एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका फायदा क्या है, ठीक है। अब कहते हैं इसलिए ये गर्मियों के लिए फायदेमंद होता है, कि इसलिए जब देखिए जब भी व्यक्ति जो नहाए सबसे पहले थोड़ा पानी कहाँ डाले, कपाल रंध्र में डाले। हम क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं पैरों में पानी डालते हैं, मुंह पे पानी डालते हैं, लेकिन सबसे पहले पानी सर पे डालना चाहिए। अगर लंबे बाल है रोज नहीं, सिर्फ
तो हाथ को थोड़ा कटोरी बना के थोड़ा सा कटा बचेगा तो उससे ऐसा अपनी नीचे ना आए ताकि ये चीज गीली हो सके, ठीक है। तो उसके बाद नहाना चाहिए। अगर आप पैर में पानी डालेंगे तो मैंने पहले बता रखा कि पित्त क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, शरीर की गर्मी ऊपर की तरफ जाएगी और दृष्टि दोष करेगी, मस्तिष्क संबंधित दोष करेगा। कहते हैं इसका फायदा होता है गर्मियों में, जब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, व्यक्ति गर्मियों में कहीं से आता तो देखता है, आप देखते होंगे कि क्या होता है, उसका सर में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही होती है, शरीर का ताप बढ़ा रहता है। तो कहते हैं सबसे अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति को थोड़ा रिलैक्स हो जाए, 5-10 मिनट रिलैक्स होने के बाद अगर वो पानी खुद कर सकता है ठीक है, नहीं तो दूसरा उसकी मदद करे, कपड़े को या कॉटन को डिप करके ढंग से स्क्विच करता हुआ यहाँ रख दे, इस कपाल उसमें रख दे, तो धीरे धीरे क्या होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है, जो हाई रहता है कंट्रोल होने लगता है, आंखों में शरीर में ठंडक आने लगती है। तो इसका जो फायदा होता है ये हाई ब्लड प्रेशर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो इतना सही है कपाल रंध्र का। मैम इस वाले में एक बड़ी मैम इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी सी है, क्योंकि हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी सी है कि कई लोग बोलते हैं कि आप ना नॉर्मली तो मैंने हमेशा यही देखा है कि सर से आप पैर की तरफ पानी डालिए, क्योंकि आप कि अग्नि बाहर निकलती है पैर के थ्रू। लेकिन कई बार मतलब योगा में ही मैंने कई लोगों से सुना है और कई लोग कराते भी हैं ऐसे कि आप पैर से डालिए, पैर में पहले पानी डालिए। तो ये बहुत कंट्रोवर्सी, कहते हैं कि जैसे खाना खाने से पहले आप पैर में पानी डालिए, तो आपकी अग्नि जो है वो ऊपर की तरफ आती है फॉर योर डाइजेशन। देखिए वो ठीक है, लेकिन क्या कहता है सिर्फ खाना खाते पैर में पानी नहीं डालना है। वो देखो अगर हम आयुर्वेद में जाएंगे तो क्या आता है कि जब भोजन किया जाता है तो मल मूत्र का त्याग करके हाथ पैर धोना चाहिए, मुख में कुल्ला करना चाहिए, सिर्फ पैर में ही नहीं कहा है, ठीक है। अब लोग क्या होता है कि कई जगह क्यों कहा जाता है कि सर में पानी नहीं डालना चाहिए, जैसे आप उठे और जल्दी जल्दी आपको समय नहीं मिला और तुरंत आप नहाने चले गए, तो क्या होता है जब हम सोते हैं तो सर की तरफ क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन लो रहता है, उसके कारण क्या होता है आप एकदम से जाओगे तो पानी डालोगे एकदम से क्या हो जाता है व्यक्ति, तब वो घातक होता है, तब घातक होता है। इसलिए क्या कहा कि व्यक्ति उठे, जब उठता है तो सर्दियों में 5-7 मिनट अपने बेड में लेटा लेटा ही थोड़ी वार्म अप करे, उसके बाद अपना सर्दियां हैं तो अपना सॉक्स वगैरह पहन के कवर अप करके अपना उषा पान करे, मलमूत्र का त्याग करे, उसके 10-15 मिनट बाद नहाए, तब सर में पानी डालना चाहिए। जैसे मैंने कहा कितना डालना, एकदम से बहुत नहीं डालना, अपनी आयु के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, जगह के हिसाब से थोड़ा पानी यहाँ डालना चाहिए, ठीक है। एकदम उठते सब जाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। सॉरी मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, मुझे सॉरी सॉरी ठीक है मैम, थैंक यू। सॉरी, मैं अगली क्लास में कर लूंगी। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम।